नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। ये हमारी पहली वीडियो है जो कि सैनिक स्कूल के ऊपर है। यानी कि हमारे चैनल पे ये जो फर्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो कि सैनिक स्कूल के ऊपर है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में है जो कि आपका होने वाला है 7 फरवरी को। यानी कि 7 फरवरी 2021 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास है मैथ का सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास बनते हैं। यानी कि सैनिक स्कूल के अंदर जो आपके मैथ का पैटर्न है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम क्या करेंगे तीनों सालों के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास लगभग किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादातर आपको करने का भी आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस प्रकार से करने हैं। तो मैथ के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे। यानी कि इस पोर्शन के लिए बस एक चीज़ का ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हल करने वाले हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे कम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। लेकिन इसने एक शर्त दे रखी है। वो शर्त क्या है कि उन संख्याओं का निर्माण 6, 2, 7, 4, 3 और इन्हीं अंकों से होना चाहिए। यानी कि एक बार आने चाहिए सभी अंक और इनका निर्माण इससे होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी कम संख्या एक छोटी संख्या भी होनी चाहिए, और इनका अंतर ज्ञात करना है और संख्याओं का निर्माण इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और उनका करेंगे फिर हम अंतर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में हम लेते हैं 9, लेकिन हमारे पास इस संख्याओं में नहीं है, इसलिए हम 9 को नहीं लेंगे। उसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं उसको ले सकते हैं हम। तो 9 के अलावा हमारे पास है 7। यानी कि इन सभी में सबसे यानी कि क्रम में क्या है कि सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा हमारे पास 6, फिर आएगा हमारे पास 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। यानी कि ये है एक बढ़ता हुआ क्रम ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से है घटता हुआ क्रम नीचे की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ से जाएंगे तो ऊपर बड़ी संख्याएं मिलेंगी और नीचे आएंगे तो हमारे पास छोटी संख्या बनेगी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या बन गई हमारे पास कौन सी? 7, 6, 4, 3, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई है 5 अंकों की संख्या। जितने हमारे पास अंक दिए थे उनसे अंकों से हमने संख्या बना ली है। अब हम क्या करेंगे, सबसे कम या छोटी संख्या का निर्माण करेंगे। छोटी संख्या के लिए क्या कर देंगे, इसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। यानी कि अब इस क्रम में लिख देंगे। किस प्रकार से? यानी कि 2, 3, 4, 6 और 7। यानी कि ये जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अलावा कोई और संख्या को लेते हैं, जैसे 3 को लेते हैं, 4 को लेते हैं, तो ये एक बड़ी संख्या बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास सबसे छोटी संख्या कितनी बन गई है? 23,467। अगर हम 1-2 क्रम को भी आगे पीछे करते हैं ना, मान लीजिए 3 को ले आते हैं तो वो बनती है हमारे पास 32,000। यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या बन जाती है। अब ये कह रहा है कि इसका अंतर, तो अब हम इनका कर देंगे अंतर, ठीक है। अंतर करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें से संख्या में से घटाएंगे तो क्या हासिल होगा हमारे पास। तो हासिल की बात करें तो हासिल के हिसाब से यहाँ से हासिल जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएंगे 12। यानी कि 12 में से गया और यहाँ पे बच गया 5। फिर से हमारी यहाँ से हासिल जाएगी, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएंगे 12 में से 6 गया, यानी कि 6 बच गया। इसी प्रकार से सभी को कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 9। क्यों? देखिए क्यों, कि यहाँ पे हो गया 13 में से जब 4 घटाएंगे 9 बच गया, यहाँ पे बच गया 5। और 5 को जब हम 3 से घटाएंगे 2 बच जाएंगे। यहाँ से हमने कोई हासिल नहीं लिया, इसके लिए हमारे पास बच जाएगा 5। यानी कि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 52,965। 52,965 ऑप्शन नंबर ए हमारे पास शो हो रहा है, इसका लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सभी के अंदर देखिए जो हमारे पास अंतर आ रहा है वो इसी के निकटतम आ रहा है। इसमें देखिए जो ये आ रहा है 53,965, यानी कि 1000 का अंतर है। इसमें देखिए 53,956 आ रहा है, यानी कि इतना अंतर आ रहा है। और इसके अंदर हम देखें तो ये देखिए इस संख्या का अंतर आ रहा है। यानी कि आप कैलकुलेशन के कारण भी कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसके कारण आ रहा है। तो इस हंसल जैसे सवाल है इनका खास तौर पे हमें ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में निकटतम सैकड़ों तक पहुंचने द्वारा प्राप्त संख्याएं कौन सी होगी। अब सैकड़ा तक पहुंचना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके लिए, यानी कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें गुणा करना है इसका और 428 का, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है सैकड़ा। आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। सैकड़ा हमें दे रखा है, इसका मतलब है कि 980 किसके नज़दीक है? 980 किसके नज़दीक है? 980 हमारे पास आता है 900 और 1000 के बीच में, ठीक है। 1000 के बीच में आता है। तो आप बताइए इन दोनों में से किसके निकटतम है? तो 980 जो है वह 1000 के निकटतम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा 6000
गुणा के अंदर 428 किसके नज़दीक है, 428 हमारे पास किसके नज़दीक है, यहाँ से इसके अगला सैकड़ा का अंतर है 500 और यहाँ से आएगा 400, यानी कि किसके नज़दीक है जो है वो 428, तो 428 हमारे पास 400 के नज़दीक है, यानी कि ये गुणा हो जाएगा 400 से। ठीक है, यानी कि ये सैकड़ा के अंदर लेना था हमारे पास, तो इसका मतलब है कि 6000 इंटू हो जाएगा हमारे पास 400 और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2,40,000। कितना ही आएगा क्या, 3 5 थोड़ी इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 24 लाख, सॉरी माफ़ कीजिएगा 24 लाख इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इन बिंदियों को गिन लीजिएगा, 5 आएगी क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है कि 5 हमारे पास बिंदियाँ आएगी। अब आप देखिए 2 ऑप्शन है जिनके अंदर 24 आ रहा है, यानी कि अब आप देखिए 2 और 3 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4, यानी कि 2,40,000 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 24 लाख। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया किस प्रकार से, सभी डिटेल में करेंगे हम प्रत्येक प्रश्न को। अगर आप बच्चों को अगर जो कक्षा है वो काफ़ी अच्छी वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इसको जल्दी से जल्दी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दे रखे हैं 3 संख्याओं का अनुपात, यानी कि पहली संख्या है 3:4:5, यानी कि 3:4:5। ठीक है, हमें 3 संख्याएं दे रखी है अनुपात के रूप में और हमें कहा है कि जो एलसीएम है वो इनका है, जो इन अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम है ना वो हमारे पास दे रखा है 2400। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम जानते हैं गुणनखंड विधि के रूप में भी जानते हैं हम क्या होता है, तो माना हमने क्या मान लिया कि माना संख्याएं जो है हमारे पास 3x 4x और 5x है। ठीक है, ये संख्याएं हमारे पास हो गई। अगर हम मान लीजिए हम तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक होती है भाग विधि और गुणनखंड विधि, कई विधियां होती हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे, 3x का गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × x की पावर 1। ठीक है, 4x का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 × x की पावर 1 और 5x का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × x की पावर 1। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम कहते हैं कि जो अधिकतम घात हमारे पास है तीनों के अंदर उसको हम लेंगे, यानी कि आप देखिए 3 की घात अधिकतम यहाँ पे 3 है, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का, यानी कि 3x 4x इनका लिए तो 3 आ जाएगा, यहाँ से इसके लिए 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 3 × 4 × 5 और x की घात अधिकतम कितनी है वो है 1, यानी कि ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो 2400 है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि 3 × 4 × 5 × x बराबर है हमारे पास 2400। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे और ये हो जाएगा, यानी कि 60x बराबर हो जाएगा 2400 के और x का मान हो जाएगा हमारे पास 2400/60 और x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ चुका है हमारे पास 40। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, उनका HCF निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं, HCF यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि HCF में क्या होता है कि HCF में हम किसी संख्याओं को जो उभयनिष्ठ आती है, यानी कि जो अधिकतम घात उभयनिष्ठ होती है उस घात को हम लेते हैं, यानी कि न्यूनतम घात को। तो यहाँ पे देखिए x जो है ना वो एक उभयनिष्ठ है, यानी कि इन तीनों संख्याओं के लिए जो HCF है हमारे पास वो है x। ठीक है, यानी कि इन तीनों संख्याओं के लिए जो HCF है ना वो हमारे पास x होगा, क्योंकि हम न्यूनतम घात को लेते हैं। यहाँ कितनी है, 4 की घात है हमारे पास 0 और 5 की घात भी है 0, यहाँ पे 3 की घात है 0, यहाँ पे 5 की घात है 0, यहाँ पे देखिए 4 की घात है 0 और 3 की घात भी है 0, यानी कि x के साथ कितनी है 3 की घात 0, 4 की घात 0 और 5 की घात 0, क्योंकि HCF में क्या करते हैं हम न्यूनतम घात को चयन करते हैं, यानी कि HCF हमारे पास इन तीनों संख्याओं के लिए आ गया x और x की वैल्यू कितनी आ गई है 40, यानी कि जो HCF है ना HCF हमारे पास आ चुका है वो है 40। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आ रहा है इसमें 40। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है, बस आपको कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाव करना है। एक चीज़ ध्यान में रख के चलेंगे। ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या चीज़ है, वो आपको गौर से देखना है कि ऐसी एक चीज़ है जिसके हमें ज़्यादातर ध्यान में रखना है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है, एक मिनट, हाँ चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है कि लीला, आप देखिए पहला शब्द ही है लीला। ठीक है, लीला ने एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़े, यानी कि उसने 25 जो पन्ने हैं उसके पढ़ चुकी है और कुल पृष्ठ है हमारे पास 100। ठीक है,
और ये क्या कह रहा है, ललिता। एक देखिए यहाँ पे लीला दे रखा है, यहाँ पे ललिता दे रखा है। इस चीज़ का आपको खास तौर पे याद रखना है कि लीला है, ललिता कौन है, ठीक है। घुमाने के लिए जो एक प्रकार के ही नाम दे चुके हैं। और ये कह रहा है कि ललिता ने 2/5 भाग पढ़ी हैं किताब के, तो किसने कितना कम पढ़ा, यानी कि किसने कम पढ़ा ये भी पूछा है, और दूसरा कितने पृष्ठ कम पढ़ा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ललिता ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि लीला ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं। तो लीला ने 25 पृष्ठ पढ़े हैं हमारे पास से। और पुस्तक में कुल कितने पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो कुल है हमारे पास 100 पृष्ठ, ठीक है। अब ललिता का निकालेंगे। ललिता कह रहा है कि उसने 100 जो कुल पृष्ठ है उसका केवल 2/5 भाग पढ़ा है। इसका अर्थ है कि ललिता जो हमारे पास ललिता है, तो ललिता ने केवल 40 पृष्ठ पढ़े हैं, 40 पृष्ठ पढ़े हैं। अब देखिए किसने कम पृष्ठ पढ़े हैं, एक बार इसको साइड में कर लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पूछा है कि किसने कम पृष्ठ पढ़े हैं, इसका मतलब है कि ललिता ने कुल 40 पृष्ठ पढ़े हैं और लीला ने कुल 25 पृष्ठ पढ़े हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ क्या निकलता है कि जो हमारे पास ललिता है उसने कम पृष्ठ पढ़े हैं, यानी लीला ने, तो लीला ने जो है वो कम पृष्ठ पढ़े हैं। दूसरा ये कह रहा है कि कितने कम पृष्ठ पढ़े हैं, इसका मतलब है कि 40 - 25 कर देंगे, ये आ गया 15 पृष्ठ। तो पहला सवाल था हमारे पास आ चुका है लीला और 15 पृष्ठ, ठीक है। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, वो कह रहा है कि लीला 15 पृष्ठ, जो कि हमारे पास है राइट आंसर। इसका जो सही जवाब है वो है लीला 15 पृष्ठ। अब दूसरा भी देखिए, दूसरा है कि ललिता 16 पृष्ठ है, तीसरा है लीला 20 पृष्ठ है और ललिता 20 पृष्ठ है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो कुछ घुमा फिरा के देने के लिए ये लिखा गया है। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है कि इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम हल करेंगे। तो वर्गमूल निकालने का हमारे पास तरीका है, या तो हम गुणनखंड करके उसके 2 जोड़े बना दें, और दूसरा तरीका जो है हमारे पास भाग विधि का है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो इससे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं करना चाहूँ तो सरल तरीके से हल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो पहला तरीका है कि हम इसका जोड़े बना दें, या तो हम इसके रूप में बना दें कि 625 के हम गुणनखंड करें और इससे हम जोड़े बना दें। दूसरा है हमारे पास भाग विधि करेंगे हम। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 625 को, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट कीजिए, 2 के जोड़े 1 बन गया, ये अकेला रह गया, इसका मतलब है कि ये सिंगल बन गया। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जो कि 6 के बराबर हो या 6 से कम हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे रखेंगे हम 2 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे और 4 जो कि यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का मान हो जाता है 9। यहाँ से कितना आ गया 2, इस जोड़े को छक्के ले आएंगे यहाँ पे 25, इसमें प्लस कर देंगे 2 का, इसका मतलब हो गया 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4। अब हम रखेंगे 1 तो 41 हो गया, 2 तो 42 हो गया, 3 तो 43, 3 इंटू करेंगे 2 करेंगे तो 84 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम रखते हैं 5, इसका मतलब है कि 5 से इसको भी गुणा कर देंगे, ये आ गया 25 संचिल पाई 2, 20 2 22, यानी कि 225 आता है। 5 रखने पे 225 आता है। ये हो गया कंप्लीट, यानी कि 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड में क्या बनेगा, 25 × 25 बनेगा हमारे पास, और बटे में 11, ठीक है। 11/5 × 5, ठीक है, इंटू 11 बटे में क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा 14 × 14, ठीक है। ये है हमारे पास 5वां नंबर सवाल। इतना बनने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, इसको कर लेते हैं एक बार साइड में। तो देखिए, तो यहाँ पे इतना करने के बाद देखिए, यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे 25 को, यानी कि 25/11। यहाँ से 11 है ही है, 11/5 इंटू में हो जाएगा 11/14, ठीक है। अब कौन सी संख्या किससे कट रही है उसको काट दीजिए। यहाँ से 11 से 11 गया, ये कितने पे गया 5 पे, ठीक है। इतना जा चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमारे पास है ना वो 14 है,
14 है, और ये जो 14 यहाँ पे रह गया, माफ़ कीजिए गलती से नहीं लिखा है हमने 14 को, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया हमारे पास 5, यानी कि क्वेश्चन के अंदर भी है हमारे पास 14 है। मैंने बस ये इतने के लिए लिखा था कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो कि कमेंट में बता देंगे कि सर आपने 14 नहीं लिखा, यानी कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने जो मिस्टेक की जानबूझ के की, जिससे कि बच्चे ध्यान दे सकें, तो आपको बस इतना गौर रखना है कि कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन करते समय हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा इसका राइट आंसर 5, ये हमारे पास हो गया आंसर। आप चाहें तो गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस रूप में भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसमें हमें पैंट शर्ट का नाप लेना है और कुछ नहीं करना। छठा क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए, नवीन ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और अपनी पतलून के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई कितनी है? इसका मतलब है कि हमें इनको जोड़ना है। तो शर्ट का कपड़ा था उसको हम अलग लिखेंगे, यानी कि शर्ट का कपड़ा जो कि है हमारे पास कितना, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम कि इसको अलग जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए आप कि ये तो हो गया शर्ट का कपड़ा, और दूसरी हमारे पास है पतलून का कपड़ा। पतलून का कपड़ा कितना है, पतलून का कपड़ा है हमारे पास 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। अब आप देखिए जो हमारे पास जो ऑप्शंस के अंदर है वो मीटर के अंदर है, केवल सेंटीमीटर गायब हो चुका है। तो इसको करेंगे हम दोनों का जोड़, तो जोड़ करने पर हमारे पास आया 5 मीटर, और यहाँ पे हो गए ये दोनों जुड़ के 25 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर हो चुका है। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मीटर के अंदर, पूरा का पूरा मीटर के अंदर है। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5 + 25/100 वो मीटर। ठीक है, मीटर हो चुका है। अब इसके अंदर इतना जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब देखिए 25/100 करने पर हमारे पास क्या आ गया, 5 + 0.25 मीटर। इसका अर्थ है यहाँ से हमारे पास आ चुका है 5.25 मीटर। तो ये हमारे पास एक कपड़ा है जो कि कुल कपड़ा है जो हमें ज्ञात करना था, ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1.25 मीटर का कपड़ा है, वो चीज़ आ रहा है। बस आपको इस सवाल के अंदर इतना ही ध्यान रखना था कि मीटर को अलग जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को अलग जोड़ेंगे। अगर हमारे पास जवाब मीटर के अंदर है तो इसको मीटर के अंदर बदल कर हम इसको लिख देंगे। तो 7वां क्वेश्चन है जिसके अंदर कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 3, 4 और 9 जिनका हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिखा गया है कम सामान्य गुणनफल। इसका मतलब है कि हमारे पास एलसीएम निकालना है, और वो भी किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। 1 × 3 इसका गुणनखंड हो गया। 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 9 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 3 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 की घात 1, 2 की घात 2 × 3 की घात 0, क्योंकि कोई भी चीज़ की घातांक लिखने पर उसका मान होता है a, यानी कि 1। ठीक है, अगर a की घातांक 0 करते हैं तो इसका मतलब है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 1 × 3 की घात 2 × 2 की घात 0। ठीक है, 0 हो गई। अब हमें पता है कि एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे अधिकतम घात वाली संख्या को हम लिखते हैं। यानी कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो किसी भी संख्या का, यानी कि 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालना हो, तो हम ऐसे गुणनखंडों का चयन करते हैं जिसकी घात अधिकतम है। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 की घात 1 है, 2 की घात 0, 3 की घात 1 है, यानी कि 1 की घात 1, 1 की घात 1, 1 की घात 1, सभी के अंदर 1 की घात 1 ही है अधिकतम घात। अब अगर बात करें यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 0 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे अधिकतम है, यानी कि 3 की घात 2 को हम लेंगे। इसके बाद में 2 की घात 0 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 2 है, 0 है सॉरी, यानी कि 2 की घात 2 जो अधिकतम है इसको हम लिखेंगे। बस ये हमारे पास हो गया इसका एलसीएम।
यहाँ पे इसको गुणा करके हम इसको लिख देंगे, यानी कि ये हो गया 36। क्यों? क्योंकि 9 चौक 36 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो कि 36 हो जाएगा। ये कह रहा है कि कम सामान्य गुणनफल यानी कि न्यूनतम मान जो कि हम क्या निकालते हैं, तो ये हो गया ऐसा मान, यानी कि ऐसी संख्याएं, यानी कि 36 एक ऐसी संख्याएं हैं, न्यूनतम संख्या है जिसके अंदर हम 3 4 6 3 4 9 इन तीनों का जो भाग है वो कम्प्लीटली दे सकते हैं, यानी कि इन तीनों का जो भाग है पूर्ण रूप से जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें दे रखी है, कुछ चीज़ें पूछ ली है और इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चले कि आखिर क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक विमान है जो कि 5 घंटे में 240 प्रति किलोमीटर की गति से चलता है, यानी कि ये दे रखी है इसकी चाल और ये दे रखा है हमें इसका समय, यानी कि इतने समय में इस चाल से चलता है, गति करने पर एक निश्चित दूरी तक पहुंचता है, यानी कि जितना उसको दूरी है जो कि हमें निकालनी है, यानी कि ये कह रहा है कि उसको जो दूरी हमें जो निकालनी है उस दूरी को तय करने में इसको 5 घंटे लगते हैं, और ये जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब ये कह रहा है कि वही समान दूरी को अगर ये एक सही 2/3 घंटे में अगर पूरा करे, तो आप बताइए इसकी गति क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी निकालेंगे दूरी निकालने के बाद जो दूरी आएगी उसमें इस समय का भाग दे देंगे, यानी कि जो हमारे पास सूत्र है जिसको हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटे समय। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र को इस स्टेप के अंदर लगाएंगे, जिससे कि हमारे पास इसकी दूरी प्राप्त होगी, और फिर इससे हम यहाँ से जो है वो चाल इसकी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? तो सबसे पहले अगर इस विमान के लिए लें जो कि 5 घंटे में अपनी दूरी तय करता है, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास चाल इंटू समय। ठीक है, अब आप देखिए किस यहाँ पे चाल कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, इंटू में हमारे पास है 5 घंटे। ठीक है, अब घंटे से घंटा हो गया हमारा पास यहाँ से कैंसिल, यानी कि ये घंटा यहाँ से हो गया गायब, और इन दोनों का गुणा हो गए कितना आ गया, यानी कि यहाँ से अगर गुणा किया तो ये आ गया 1200 किमी, और ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, दूरी। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमें ज्ञात करनी थी वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि दूरी, यानी कि जो विमान है वो 5 घंटे लगातार चल के 240 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार से चलता है, तो वो 1200 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब ये कह रहा है कि उसको अगर 1/3 अगर समय लगे उसको दूरी तय करने में, तो उसकी जो है वो चाल अब क्या होगी, यानी कि बेशक वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, और कितनी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, घंटे को जो नया समय दे रखा है हमारे पास, नया समय वो क्या है, नया समय है हमारे पास, नया समय हमारे पास क्या दे रखा है, एक बार इसको मैं कर लेता हूँ साइड में प्रश्न को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। नया समय हमें दे रखा है 1/2/3, इसको हम जब बदलेंगे तो ये आएगा 5/3। ठीक है, तो जो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी कि दूरी हमारे पास है 1200 किलोमीटर और 1200 किमी, और जो समय लगा है 5/3 घंटे इसको समय लगा है। कहने का अर्थ है कि 1200/5 इंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इसकी चाल। अब इसका गुणा भाग करेंगे जिससे कि इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 को इससे काटेंगे तो ये बढ़ेगा हमारे पास 240, और इनको 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 720 किमी प्रति घंटे। ठीक है, तो इसकी जो नई चाल है हमारे पास आ चुकी है 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये चलेगा, तो इसको 1/2/3 घंटे ही लगेंगे, यानी कि 1/2/3 घंटे ही लगेंगे उस दूरी को तय करने में, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास यही था, और इसके अंदर हमने इसका निकाल लिया है, यानी कि डी ऑप्शन 720 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये चलेगा तो इतनी दूरी आसानी से ये तय कर लेगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, यानी कि एक दूसरे से पहला तो ये दे रखा है संबंध, और फिर कह रहा है कि आप उसका काम निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 9वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ए है, कोई व्यक्ति ए है जिसको 16 दिनों में 2 दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, यानी कि जो ए व्यक्ति है कोई भी, यानी कि कोई चीज़ मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया या कोई
मतलब समूह हो गया लोगों का, उसको क्या होता है कि केवल 16 दिनों के अंदर वो दोनों स्टैंडर्डों के बीच जो रेलवे ट्रैक है उसको बिछा देते हैं। और जो 20 समूह है, ग्रुप मान लीजिए आप, उनको कितने दिन लगते हैं, 12 दिनों में वह काम कर सकता है। यानी कि वो जो व्यक्ति है मान लीजिए कोई भी, तो वो उसकी इतनी क्षमता है कि वो केवल उसी कार्य को 12 दिनों के अंदर कर दें। अगर बात करें कि सी की मदद से उन्होंने 4 दिनों में ही काम पूरा कर लिया, तो फिर सी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। तो आप देखिए सी का, बी का और ए का संबंध दे रखा है हमारे पास। यानी कि ए को अगर 16 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करता है वो। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, यानी कि 16 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब है कि 1/16 भाग वो एक दिन में पूरा करता है। इसी के हिसाब से बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम, यानी कि उसको कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में 1/12 भाग वो कंप्लीट करता है काम को। अब हमारे पास क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है कि ए बी सी तीनों अगर काम करते हैं तो ये काम पूरा 4 दिनों के अंदर पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीनों, यानी कि ए बी सी व सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम वो है 1/4 भाग, यानी कि एक दिन में केवल ये 1/4 भाग करते हैं तीनों मिलके। इसका मतलब है कि तीनों 1/4 भाग करते हैं। तो सी का काम कितना हो जाएगा, तो सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, सी का एक दिन का काम कितना हो। तो सी का एक दिन में काम हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से कि तीनों ने कितना काम किया उसमें से हम एक दिन का काम यानी कि तीनों का एक दिन का काम है, उसमें से हम ए व बी के 3 दिनों का काम, यानी कि ए व बी के एक दिन के काम में से घटा देंगे तो हमारे पास सी के अकेले का काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1/4 भाग है वो क्या कर रहे हैं, एक दिन में ही कर रहे हैं, जबकि 1/16 भाग जो कि ए ने किया हो और 1/12 भाग जो बी ने किया उसको हम घटा देंगे। ठीक है, इसको हम घटा देंगे तो ये केवल 4 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि हमें लेना पड़ेगा लघुत्तम समापत्य, जिसको हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 48 एलसीएम आने के बाद इसमें दिया भाग, तो ये गया 12 पे, यानी कि 12 × 1 12, फिर क्या माइनस, इसको 16 से गुणा किया यानी कि 16 × 48 और इसमें 1 से गुणा किया यानी कि 3, ये माइनस प्लस का चिन्ह हो गया माइनस का। अब इसमें भाग दिया तो ये गया 4 पे, इसका मतलब हो गया ये, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5/48। और ये दिन है, एक दिन में इतना काम करता है, 5/48, यानी कि एक दिन का जो काम है वो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि सी को अकेले करने में कितना काम लगेगा, यानी कि सी को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगे हमारे पास, तो आप देखिए 48/5 दिन। अब अगर ऑप्शन के अंदर जाएंगे हमारे पास तो वो एक मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको हम अगर भाग देंगे तो ये जाएगा 9 पे और शेष बच जाएगा हमारे पास 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3। यानी कि सी को अकेले काम करने में कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है कि 9 से ही 3/5 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो ये तो हमारे पास विमान की दूरी आ चुकी है। तो इसका देखिए 9वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 9 से ही 3/5 दिन। सी ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिन इसको लगते हैं। बस आपको एक संबंध को समझना है। जैसे ही आप इस संबंध को समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन जो है वो एक आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस इस आकृति को अगर आप समझ गए ना तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आकृति में क्या पूछ रहा है, यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछ रहा है, बस बारीकी से देखना है आपको कि आकृति में आयत के अंदर त्रिभुज है, यानी कि एक पूरा आयत बना हुआ है, इसके अंदर कुछ त्रिभुज की संरचनाएं हैं। त्रिभुज की संख्याओं के लिए वृत्त की संख्याएं और आयत के अंदर
वर्गों की संख्याओं के लिए सभी आकृतियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें एक संबंध तो दे रखा है आयत के अंदर जो त्रिभुज है उसके अंदर, यानी कि आयत के अंदर जो त्रिभुज है उनकी संख्याएं और वृत्त की संख्याओं में, और दूसरा संबंध हमारे पास दे रखा है कि आयत के अंदर वर्गों की संख्याओं के सभी आकृतियों की संख्याओं के अंदर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन सी है, आयत के अंदर हमारे पास त्रिभुज भी है, वृत्त भी है और वर्ग भी है, यानी कि 3 प्रकार की आकृतियां हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये कह रहा है कि आयत के अंदर त्रिकोण की संख्याएं कितनी है, कि आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या यानी कि त्रिभुज की संख्या। देखिए आयत के अंदर त्रिकोण, ठीक है, आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या कितनी है हमारे पास, वो है 3, यानी कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी कि त्रिकोण की संख्या हमारे पास कितनी है, कुल 3। तो ये दूसरी कह रहा है कि आयत के अंदर वृत्त की संख्या है, आयत के अंदर वृत्त की संख्या, वृत्त की संख्या कितनी है, आप देखिए 1 है और ये है 2, यानी कि वृत्त की संख्याएं हमारे पास है कुल 2। अब आप देखिए इसके अंदर कहा है उनका अनुपात, ठीक है, यानी कि संख्याओं का अनुपात, इसके लिए भी कह रहा है और दूसरी जो सेंटेंस है उसके लिए भी कह रहा है। इनका क्या होगा, अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि अभिष्ट अनुपात हमारे पास कितना हो गया, 3/2। तो पहला संबंध हमने ज्ञात कर लिया है जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और आप देखिए इसके ऑप्शंस भी इस प्रकार के हैं, यानी कि 3/2 है, 2/7 है, 3 यानी कि 2/7 है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। अब देखिए इतना तो कार्य हो गया है हमारे पास। अब देखिए इसका दूसरा अनुपात और निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये 3/2 अगर 2 बार आ जाता तो क्या करते हैं हम, ठीक है। तो इसका अनुपात किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो देखिए पहले क्या करेंगे, तो आप देखिए अब हम चलेंगे कि आयत के अंदर वर्गों की संख्या, यानी कि वर्गों की संख्या हमारे पास कितनी है, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, यानी कि वर्ग की संख्या जो है हमारे पास 2, ठीक है। वर्ग की संख्या हमारे पास दे रखी है और ये कह रहा है कि सभी आकृतियों की संख्या, अब सभी आकृतियों की संख्या कितनी है, यानी कि सभी आकृतियाँ कितनी हैं हमारे पास, आप देखिए 1 2 3 4 5 है और 7 कुल आकृतियाँ हैं 7, और इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि अनुपात हो गया हमारे पास 2/7, ठीक है। और ये आंसर हो गया, यानी कि 2/7, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हमने सैनिक स्कूल के संबंधित क्वेश्चनों को किया है, यानी कि 10 क्वेश्चनों को किया है। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी आगे आने वाली, उस वीडियो के अंदर हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ।